अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। बड़ा फैसला तो आप सुन चुके हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही को सीएम पंजाब बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसको चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल सरबराही कर रहे थे, उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को सीएम पंजाब बना दिया है। और अब लेकिन इसके बाद क्या कुछ होगा उस सब पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ आपके फेवरेट्स दोनों मौजूद हैं, हसन अयूब और अदील सरफराज। लेकिन आज थोड़ी सी हाईलाइट मैं दे देता हूँ शुरू में कि जो आज समात में जो हुआ कि आज जो समात का आगाज़ हुआ तो हुकूमती वकला ने बताया कि वो अदालत के समात का मज़ीद हिस्सा नहीं बनेंगे। और बायकाट का जब उन्होंने बताया तो उस पर मौजूद चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने एक जुमला कहा। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग बैठें तो शायद आपकी दिलचस्पी की कुछ बात होगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो 2015 में जो वो जजमेंट दे चुके हैं, उस जजमेंट के मुताबिक उन्होंने 8 जजेस के साथ इत्तफाक किया था। जो जस्टिस अजमत सईद शेख ने जो जजमेंट तहरीर की थी, जिसमें उन्होंने पार्टी हेड को इख्तियार दिया था कि वो वोटिंग की डायरेक्शन दे सकता है अपने पार्लिमानी मेंबरान को। तो उस पर उन्होंने कहा कि क्या वो जजमेंट मुझ पर बाइंडिंग है, या क्या अगर मैंने तब गलती की उस जजमेंट में इस पॉइंट से इत्तफाक करके, तो आज मैं अपनी राय तब्दील करूँगा, तो क्या मैं वो राय तब्दील कर सकता हूँ। और तीसरा उन्होंने कहा, या फिर क्या मैं इस बेंच से ख़ुद को रिक्यूज़ कर लूँ। तो इसी पर उन्होंने पीटीआई के वकला से मुआवनत तलब की, जिस पर अली ज़फ़र एडवोकेट ने उनकी मुआवनत करते हुए उनको कहा कि वो जो जजमेंट का पैरा है 63A और पार्टी हेड वाला, असल में उस केस में वो मामला नहीं था, तो वो एक पासिंग रिमार्क से, तो वो आप पर बाइंडिंग नहीं है, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन बार बार इत्तफाक करते नज़र आए। तो इस सब के बाद फिर आपने अब फैसला देख लिया है। बज़ाहिर दिन को ये तासुर भी जा रहा था कि शायद बेंच टूट जाएगा और नया बेंच बनेगा, लेकिन हमेशा की तरह ये सरप्राइज़ फिर नहीं हुआ। और अब हम इस पर ज़रा बात करते हैं। मेरे साथ हसन अयूब और अदील सरफराज, मैंने आपको बताया, मौजूद हैं। तो हसन भाई से आगाज़ करते हैं। अच्छा, आप बताएं, ये जो आज हुआ है, अब आप पहले तो बताएं, आपको आज की हेयरिंग में कोई टर्निंग पॉइंट नज़र आया, या कुछ नज़र आया, या आपको लगा कि वो जो हम सबको लग रहा था वही हुआ एग्जैक्टली? नहीं, हेयरिंग तो आज की, कल तो मतलब उसमें कुछ पॉइंट्स थे, लेकिन कल की भी हेयरिंग बोरिंग थी, लेकिन आज की तो सुपर बोरिंग हेयरिंग थी। मतलब उसमें तो आपने देखा कि अली ज़फ़र साहब ने ही जो है वो कंसाइज स्टेटमेंट्स पढ़नी शुरू कर दी। पहले इरफान कादर साहब की, उस पर सवाल करते थे जजेस, फिर वो जवाब देते थे। फिर उसके अलावा जो एडवोकेट जनरल पंजाब की कंसाइज स्टेटमेंट थी, उसको भी पढ़ा उन्होंने। तो मतलब इसमें जाहिर बात है, जवाब जिसने जवाब जमा कराया है वो अपने जवाब के बारे में बता सकता है कि उसने वो क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशन उसकी वो दे सकता है। लेकिन मतलब अली ज़फ़र साहब से सवाल करते थे और वो अली ज़फ़र साहब जवाब देते थे, और उन्होंने मीडिया टॉक में बताया कि जी मैंने ये किया है। तो वो मतलब ये ऐसी चीज़ होती नहीं है। अच्छा, पर ये चीज़ तो अपनी जगह है, लेकिन पीटीआई के वकील ही इरफान कादर साहब और मंसूर अवान और सलाउद्दीन का काम भी आज कर रहे थे, उनसे ये काम नहीं। चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो मुस्लिम लीग काफ के वकील थे। हाँ, मुस्लिम लीग काफ के वकील जो थे, उन्होंने ही चौधरी परवेज़ इलाही के वकील ने ही जवाब दिए इस केस। हम मुस्लिम लीग काफ ने उनको चौधरी परवेज़ इलाही का वकील कह सकते हैं। हाँ, चौधरी परवेज़ इलाही का आप कहते हैं, वकील कहते हैं। और इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही के की जो लीगल टीम है, उसमें मतलब उसी को अली ज़फ़र साहब कर रहे हैं। और अली ज़फ़र साहब जो हैं वो इंसाफ लॉयर फोरम के सरबराह हैं। तो मतलब पीटीआई के सेनेटर भी हैं। पीटीआई के सेनेटर भी हैं, तो ज़ाहिर बात है वो पीटी तहरीक इंसाफ की वकील आप उनको कहें। लेकिन अभी आज की जो ये समात हो चुकी थी, इसके बाद जो फैसला आया है, और फैसला भी बड़ा जो है ना इंतज़ार कराया उसके ऊपर। और फैसला ना सिर्फ इंतज़ार कराया है, बल्कि अब तो मतलब इम्पेशेंट हो गए थे तमाम जो मीडिया पर्सन जितने जो यहाँ पर मौजूद थे, वो भी, लॉयर्स भी, इवन पॉलिटिशियंस भी। और परवेज़ खटक साहब ने भी कहा कि 11 बजे से हम आए हुए हैं और कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर घर चले गए। इस सब के बावजूद जो खबर ये है कि 5 बजे से ये जजेस जो हैं तीनों चीफ जस्टिस के चैम्बर में मौजूद थे, और वहीं से ही जो है वो तमाम चीज़ें, ये ड्राफ्ट वगैरह तैयार हुआ। और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन अपने चैम्बर तक में नहीं गए। तो ये तवील मुशावरत हुई, 11 पेजेस का ये शॉर्ट ऑर्डर तहरीर हुआ है, और उसके बाद
फैसले का ऑपरेटिव पार्ट यही है कि हमजा शहबाज की जो वो वज़ीर आला नहीं रहे, उनकी जगह उन्होंने कामयाब कर दिया परवेज़ इलाही को। उनका नोटिफिकेशन जारी करने का जो है वो उन्होंने कह दिया फौरन चीफ सेक्रेटरी को अगर ये नोटिफिकेशन करें, रात तक ओथ भी लें और बाकी कबीना फौरन दफ्तर छोड़ दे। ठीक है कि उन्होंने कहा कि आज हर हाल में वो अपनी सीट पर बैठे नजर आए और स्पीकर की रूलिंग को भी जो है ना, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को भी उन्होंने गैर आईनी करार दे दिया और सब वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने कहा, वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा। अच्छा, लेकिन अभी इसके बाद ये आपको मैं बताऊं कि मेरी शाम को बात हो रही थी, जो कल मैंने खबर दी थी, मैं उसकी तस्दीक करना चाह रहा हूं कि गवर्नर रूल नहीं लग रहा पंजाब में। ये बात 100% क्लियर है। ठीक है, अभी वो क्या करेंगे? अभी वो इंतज़ार करेंगे क्या इमरान खान परवेज़ इलाही को कहते हैं कि आप असम्बली तहलील करें, या परवेज़ इलाही का उनके साथ वर्किंग रिलेशन कैसा बनता है, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर इस टाइम चौधरी परवेज़ इलाही आ चुके हैं। एक चीज़ वो उनकी बात मानते हैं, किस हद तक मानते हैं, क्या नहीं मानते, तो आपको पता है सियासत में आपको इंतज़ार जब करते हैं तो उसका फ़ायदा होता है। एक चीज़ तो ये आ गई। दूसरा, मुस्लिम लीग नून खुदा से मांग रही थी कि हमें कोई बयानिया मिले, क्योंकि उनके पास कोई बयानिया नहीं रहा था। अप्रैल के बाद से वो बयानी के मामले में यतीम से हो गए थे। तो आज उनको एक बयानिया मिल गया है, क्योंकि मुझे इस बयानिया का अफसोस होगा कि ये बयानिया जो है वो इस जो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उनके खिलाफ बनेगा। और लेकिन वो बनाएंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन, अब जब सियासी लोग हैं, सियासी मामलात में अदालतें आती हैं, तो फिर आप उनको रोक नहीं सकते। यानी जजेस को रिमार्क्स देने से भी इज्तनाब करना चाहिए। ये बात जो है वो मुतअद्दिद मरतबा हमने सुनी। मुख्तलिफ जो रिटायर्ड जजेस हैं वो भी ये बात करते हैं। 2013 से ये सिलसिला शुरू हुआ था, तो जज हसन साहब ने, जस्टिस उमरता बंदियाल ने खासे रिमार्क्स दिए थे इस केस के हवाले से, और शुरू में ही अपना माइंड एक्सप्रेस कर दिया था कि जी जो स्पीकर की रूलिंग है, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है, वो उनके फैसले की मुताबिक हाँ वो नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि अब वो आसमान टूटकर गिरेगा जो सलाउद्दीन ने कल बताया था एडवोकेट ने। यार वो सलाउद्दीन साहब ने बात की थी, आज वो अदालत में आए, फिर आगे उन्होंने बैठे रहे, वो तमाम केस सुना भी उन्होंने, लेकिन बाइकआउट भी कर दिया। लेकिन ये फैसला एक्स पार्टी नहीं है, क्योंकि नोटिस हो चुके थे। नोटिस के बाद वो इस कार्रवाई का हिस्सा बन चुके थे, उनके जवाब भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुके थे। अब उन्होंने जो वर्बल आर्गूमेंट्स था वो नहीं किया ना, या उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं की, तो अब फैसला एक्स पार्टी नहीं है। लेकिन क्योंकि बाइकआउट कर दिया था, मैं बयानिया के उसमें कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि अगर ये तासुर कायम हो जाएगा कि कुछ जजेस ही पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के केसेस सुनते हैं और फैसले करते हैं, तो फिर आसमान गिरेगा। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। आपने मिलिट्री कू का नाम सुना था ना, वो जुडिशल कू कह दिया ना मरियम नवाज ने जी। अभी उन्होंने कह दिया, पहले लाइक माइंडेड जजेस का भी उन्होंने कहा, एतराज़ किया। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि इन्होंने अदम एतमाद कर दिया, अपने ही जो ब्रदर जजेस हैं उनके ऊपर, 12 जजेस के ऊपर अदम एतमाद कर दिया इन 3 जजेस ने। तो अब ये बातें होंगी और इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? देखिए ना, अब कंटेम्प्ट में अगर आपने कल तहरीक इंसाफ के लोगों को नहीं बुलाया, तो फिर आज आप मुस्लिम लीग नून के लोगों को भी नहीं बुला सकेंगे। आपके पास इखलाकी जवाज़ आपको चाहिए कम अज़ कम, क्योंकि अदालत की इज़्ज़त परसेप्शन पर होती है और अदालत का एहतराम होता है। वैसे मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूँगा, इमरान खान साहब को नहीं बुलाया, आप प्लीज़ ये तवक्को मत कीजिए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ ये सलूक किया जाएगा। हमारी अदालतें इतनी भी आप मत कहें कि वो जिसे कहते हैं कमज़ोर हैं। हाँ, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। बोल के देखें किस तरह देखें। नहीं, अदालत मेरा ख्याल है, मैं जस्टिस उमरता बंदियाल को जानता हूँ, उनमें जो वो है पेशेंस उनमें है, वो सब्र से ये बात सुनेंगे, उनकी जो तनकीद होगी, लेकिन उनको वो परवाह नहीं करेंगे इस बात की। अच्छा, हाँ, उनका फैसला वही सुनाएंगे जो उन्होंने जहन बना लिया है, ये जो बेसिकली उनके जहन के मुताबिक दुरुस्त है। उन्होंने देखें, आपको एक बात बताऊँ, जस्टिस उमरता बंदियाल के ऊपर आप 100 बातें करें, लेकिन वो डिटेशन लेने वाले आदमी नहीं हैं। वो आप उनको कभी आपने गुस्से में देखे? देखा वैसे मैंने। अच्छा, कितने गुस्से में देखे उनको? काजी साहब वाले केस में काफ़ी बरहम हो जाते थे, 2-3 दफ़ा हमने उनको शदीद बरहम देखा। कितने साल फिर अभी केस कितने साल चला? और काजी साहब क्या करते थे? नहीं, काजी साहब आपने सवाल किया, गुस्से में देखा तो मैंने उसका जवाब दिया। काजी साहब क्या करते थे उनके साथ? काजी साहब फिर जाहिर बात है, जो काजी साहब 1.5 साल से जिस ट्रायल से गुजर रहे थे, फिर वो उन्होंने उसका तसल्ली तो आके की ना। अच्छा, लेकिन अब आखिरी बात मैं करूँगा, मुस्लिम लीग नवाज़ के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, इस बयानिए को लेकर चलें। अपना जो वोट बैंक है जो उनसे जा चुका है, या उनका वर्कर जो है वो डिस्करेज हो चुका था मुजामत ना होने की वजह से, उसको इनकरेज करें और सियासी मैदान में अपनी जंग जारी रखें। जब सियासी मैदान में वो अपनी जंग जारी रखेंगे, तो जब भी इंतखाबात होते हैं, सूनर और लेटर, यानी 2 माह में होते हैं, 4 माह में होते हैं, 6 माह में होते हैं, जब भी होते हैं, जब भी इंतखाबात होंगे उसका उनको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो मैदान में रहें, मायूस ना हो, और तहरीक इंसाफ को भी चाहिए कि वो गुड गवर्नेंस लेकर आएँ थ्रू मुस्लिम लीग का पंजाब के अंदर। जी। आखिरी आपसे सवाल, अदील की तरफ जाते हो, काफ़ी देर हो गई, माजरत से अदील आपको इंतजार करवा रहे हैं।
आपको लगता है कि अब पंजाब काफ लीग के पास होगा, यानी कि पीटीआई के पास ही होगा, तो ये सेंटर जो दीवार से लगा हुआ होगा ये अब मुद्दत पूरी कर पाएंगी ये असम्बलियाँ? सेंटर वाले जो वो ड्राइविंग सीट है वो तो कोई फूलों की सेज नहीं है, वो कांटों की सेज है। अब वहाँ तो पर आना जो है कांटों के साथ कीलों की भी बन जाएगी, किलों की भी बन जाएगी, तो वो वहाँ पर आना बड़ा मुश्किल काम है। वहाँ पर आकर बैठना और फिर अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल काम है। अब जो हालात तो सारे पैदा होंगे उसमें क्या ये सर्वाइव कर पाएंगे? ये असम्बलियाँ अगले अगस्त तक मुद्दत पूरी कर पाएंगी? मैं उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ, कर पाएंगी? ये असम्बली से बाहर है, क्या जत्था लेकर आकर यहाँ पर जो है वो गिरा देंगे वफाकी हुकूमत को? मैं सवाल आपसे करता हूँ। लेकिन अगर एक वफाकी हुकूमत को उस तरह से चलने ही ना दिया जाए, उसके पास उस तरह के जिसे कहते हैं वसाइल ना उसको दिए जाए, ये असेंबली में तो है नहीं ना, ये असेंबली में तो है ही नहीं पीटीआई को तो असेंबली में आना पड़ेगा ना। वो तो काफ़ी अर्से से मैं कह रहा हूँ। देखिए, अगर उन्होंने इस फेडरल गवर्नमेंट को निकालना है तो फिर इसके लिए उनको कौमी असेंबली में आना पड़ेगा। जब इमरान खान कौमी असेंबली में नहीं है तो उनको निकाल नहीं पाएंगे। और अगर वो जत्था लेकर आते हैं, एक तरीकाकार ये भी है, प्रेशर पुट कर लें, यहाँ पर 20-25 हज़ार बंदे बैठा दें, तो 20-25 हज़ार बंदे या लाख बंदा, 5 लाख 10 लाख बंदे बैठाकर अगर इस तरीके से आपने हुकूमत को निकालना है तो फिर रियासत पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मैंने नहीं सुना था ये, उसने कहा था गवर्नर ज़रा अदील कोई एक पॉइंट पूछ रहे हैं जी। हाँ, तो वो अदील साहब कह रहे थे कि क्या जज साहब ने फैसले में ये कहा है कि अगर गवर्नर पंजाब अवेलेबल नहीं है तो सदर पाकिस्तान कोई अरेंजमेंट करे कि जो कि वज़ीर-ए-आला पंजाब से जो है हलफ ले सके 11 बजे से पहले। ठीक है। तो वो उसके लिए वो मैंने उनको बताया जी ऐसा हुक्म है, ऑर्डर है आज का। अच्छा, चलें हसन, थैंक यू, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अदील सॉरी आपको काफ़ी लंबा इंतज़ार करवाया। आज का जो आपने देखा सारी समात, आपकी नज़र में आज कोई टर्निंग पॉइंट था कि आपने कहा कि जो हमें मालूम था क्या लिख रखेंगे वही हुआ? अच्छा, मैंने तो कल भी आपसे कहा था इस पर्टिकुलर केस के ऊपर, क्योंकि मेरा भी ये जो एक बेंच है जिसको लाइक माइंडेड बेंच कहते हैं हमारे दोस्त हसनात मलिक साहब, तो इस लाइक माइंडेड बेंच के सामने ही तमाम मुकदमात को फिक्स करना है, इसके ऊपर तो मेरा भी एतराज़ और काफ़ी अरसे से है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, क्योंकि आइन में और अदालती फैसले में लिखा हुआ है, तो ये रूलिंग तो फारिग होनी थी। और इसमें अब मेरी नज़र में ये खुशाइन चीज़ ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने दबाव नहीं लिया और उन्होंने फ़ैसला कम अज़ कम कर लिया है। वो अलग बात है कि फुल कोर्ट इन्होंने तश्कील नहीं दिया जो इनको देना चाहिए था, क्योंकि न सिर्फ एक सियासी जमात, एक फरीक, बल्कि तमाम मासिवाय एक या दो सियासी जमातों के तमाम सियासी जमातों ने आपसे मुतालबा किया है, आपके सामने इस्तदार रखी है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। सवाए पीटीआई के तमाम ने और काफ लीग डिवाइडेड ने। और बुनियादी चीज़ जो है ना इस केस का, हम लोग सिर्फ अगर स्पीकर रूलिंग की बात करें वो तो ठीक है, यहाँ पर उनकी रूलिंग गलत थी और इसको कलादमी करार दिया जाना था। लेकिन इसकी बेस थी जो आइन के आर्टिकल 63(a) की जो वो जजमेंट है रेफरेंस की, उसमें जो अदालत ने कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के नाम पर उसको रीराइट किया है। असल मुद्दा तो वहाँ से खड़ा होता है। और ये लोग जो आए हैं फुल कोर्ट की तश्कील के लिए, उन लोगों का भी अब असल में लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि लोग इसके ऊपर, लोगों की बुनियादी जो इन फ्रीकैन की इस्तेदा थी वो ये थी कि वो लोग चाहते थे 63(a) जो इंटरप्रिटेशन की गई है उसको मज़ीद वाज़ेह किया जाए ताकि पता चल सके कि आगे क्या होगा। नहीं तो अब एक रास्ता खोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और ये चीज़ मुझे तो आज की समात में, आप हमारे साथ मौजूद थे, खुद नज़र आई है कि चीफ जस्टिस भी इसके ऊपर कुछ मुबहम हुए हैं। उन्होंने अपने ही एक सबका जो उनका 2015 का फैसला था, 21वीं तरमीम का केस था जिसमें 18वीं तरमीम का भी जिक्र था, रावलपिंडी बार का, वो बिल्कुल 63(a) के हवाले से, तो उस पर उन्होंने ये बात भी कही है कि मेरे साथ मंसूब किया जाता है, क्योंकि मंसूर अवान साहब ने गुज़िश्ता समात पर कहा था कि मोज़ेज़ चीफ जस्टिस साहब ने भी उस 8 रुकनी जो बेंच का फ़ैसला है उस बेंच के उस पर दस्तखत किए हुए हैं। और उन्होंने यही कहा था कि पार्टी सरबराह जो है वो बाइख्तियार है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि मैंने ऐसी बात नहीं कही, उस जो जजमेंट है उससे इत्तेफाक नहीं किया, मैंने सिर्फ जो मिलिट्री कोर्ट्स की जजमेंट है उससे इत्तेफाक किया था। वैसे माजरत के साथ ये बड़ी ही अजीबो गरीब किस्म की तोजी थी, आपकी एक जजमेंट के ऊपर दस्तखत है और आप कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ ऑपरेशनल पार्ट से इत्तेफाक किया था। वैसे ये अनोखा ही है तारीख नहीं, उसको तो उन्होंने गलत साबित किया है ना। एडिशनल अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए, उन्होंने कहा जज साहब माय लॉर्ड आपने उस फैसले से भी इत्तेफाक किया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मुझे बताएं मैंने कहाँ किया है इत्तेफाक। उन्होंने वो जजमेंट रखी हुई थी, उन्होंने जजमेंट खोली, फलां सफ़ा, उस सफ़े के ऊपर चीफ जस्टिस साहब लिख रहे हैं कि मैं अपने मोज़ेज़ भाई दोस्त जस्टिस अजमत सईद शेख की जजमेंट से इत्तेफाक करता हूँ जो उन्होंने जो 18वीं तरमीम है उससे मुतालिक दी है।
तो चीफ जस्टिस को अपनी बात फिर वापस लेना पड़ी। उन्होंने कहा कि शायद मुझसे गलती हो गई है, मैंने ये बात कही थी। और इस तरह के और भी कई ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिसमें एक दफ़ा तो हमें ये तासुर मिल रहा था, चीफ जस्टिस ने जब जो आज़म नज़ीर तारड़ या दीगर जो वकला हैं उन्होंने जब अदालती बाइकाट का फ़ैसला किया और अदालत के सामने आके इरफान कादर और फारूक अशनायक ने जिक्र किया, तो वो काफ़ी उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि रंजीदा भी नज़र आया हमें। और ज़ाहिर उन्होंने रंजीदा लगने की पूरी कोशिश, ज़ाहिर यही हो रहा था। तो उन्होंने अदालत के सामने, या आप कह सकते हैं उन्होंने तमाम जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं उनको मुखातिब करते हुए कहा कि आप हमारी दाएं जानिब जो लोग बैठे हैं, यानी जो फ्रीकैन हैं, उन लोगों को मालूम है, वो मुझे बड़े अच्छी तरह से जानते हैं, मैं इबादत समझ के ये काम करता हूँ। और उसके बावजूद उन लोगों ने अब अदालती कार्रवाई का बाइकाट किया, लेकिन वो यहाँ पर बैठे हैं, ये उनकी बड़ी मेहरबानी है। और उस पर उन्होंने ये कहा था मेरे पास अब दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि मैं अब मेरिट्स के ऊपर यहाँ पर बहस शुरू करते हैं, आप मेरिट्स के ऊपर डिस्कशन करें, हमें दलाइल दें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, या फिर मैं ऑप्ट आउट कर जाता हूँ, मैं बेंच का हिस्सा नहीं रहता। तो वहाँ से कम अज़ कम मुझे ये तासुर ज़रूर मिला था कि चीफ जस्टिस भी अब काफ़ी हद तक कन्विंस नज़र आ रहे हैं कि शायद वो अब ये बेंच जो है वो टूट भी जाए और चीफ जस्टिस ख़ुद को अलहदा भी कर लें। लेकिन उसके बाद जब आर्ग्यूमेंट्स आगे बढ़ते गए, तूल पकड़ा आर्ग्यूमेंट्स ने और तवील समातें हुई, उसके बाद आपको किसी मौके पर ये एहसास हुआ कि चीफ जस्टिस साहब ये जो इबादत है वो सिर्फ इन्हीं 2 जजेस के साथ करेंगे, बाकी 10 जजेस को वो इस इबादत का हिस्सा शायद नहीं बनाएंगे? अच्छा, ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट है मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए। बेशक काबिल जजेस हैं, जस्टिस इजाज़ुल हसन भी, उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, फाइलें पढ़ कर आते हैं और ज़रूरत है। वो जो चीफ जस्टिस होते हैं, जस्टिस साकिब निसार के दौर से आपको भी याद है, क्योंकि साकिब निसार साहब तो सियासी रिमार्क्स दिया करते थे, ये पढ़ कर आते थे फाइलें। उसके बाद खोसा साहब ने कुछ अर्सा इनको साथ रखा, गुलजार साहब के साथ ये परमानेंट होते थे बेंच में, और अब ये ज़रूरत बन चुके हैं चीफ जस्टिस साहिबान की, क्योंकि ये फाइलें पढ़ कर आते हैं, तैयारी करके आते हैं। दूसरी जानिब मुनीब अख्तर साहब हैं, वो भी आइन पर, उनकी कानून पर बड़ी पकड़ है, लेकिन जो एक तासुर आम हो चुका है, अब ना सिर्फ मैं और आप जो कवर करते हैं, बल्कि एक आम जो रेडी पे बैठने वाला शख्स है वो भी ये बात करता है कि मखसूस 3 से 4 जजेज़ हैं जो हम ख्याल जजेज़ हैं, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ देते हैं, जो उनकी एक समझ बन चुकी है, जो कि ख़तरनाक है इस आज के इस माहौल के अंदर। इस बात का जिक्र कल इरफान कादर साहब ने भी किया और बरमला किया, और उन्होंने काफ़ी मोहतात अपने अल्फाज के अंदर ये बात अदालत के रूबरू पेश की। उन्होंने तो ये भी कहा कि जिस तरह मौजूद चीफ जस्टिस को बड़ी कंसर्न है कि हम तमाम सियासी क़यादत एक पेज पर आ जाए, तो हमारी भी ख्वाहिश है कि आप तमाम जजेस ही कम अज़ कम एक पेज पर आ जाए। कहा कि आप हमें तो कह रहे हैं, सियासतदानों को तो कह रहे हैं कि आप लोग एक पेज पर आए, मुल्क सियासी मुआशी बहरान से गुजर रहा है, रोज़ आप रिमार्क्स देते हैं। दूसरी जानिब हम आपसे कह रहे हैं कि ये एक ऐसा मामला है कि अब एक तफरीक पाई जा रही है। आम तासुर ये है कि जजेस जो हैं वो इकट्ठे नहीं हैं, अब 3 से 4 जजेस की राय मुख्तलिफ है, बाकी की यकसर मुख्तलिफ है। तो क्यों ना आपके पास ये एक मौका है, हम आपके पास लेकर आए हैं एक दरख्वास्त कि आप फुल कोर्ट तश्कील दें और वन फॉर ऑल इस मामले को सेटल कर दें। आप यहाँ पर फुल कोर्ट अगर तश्कील देंगे तो पैगाम ये जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट एक पेज पर है, इकट्ठी हुई है, मुल्क का जो बहरान है उसको हल करने में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना किरदार अदा किया। लेकिन शायद चीफ जस्टिस को उनकी ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने उस पर कान भी ना धरा, और आज उन्होंने हमेशा की तरह और कल उन्होंने अव्वल तो ये कहा कि हम फुल कोर्ट तश्कील नहीं देंगे, उसके बाद उन्होंने दलाइल का उनको मौका दिया। और दूसरी एक चीज़ जो मुझे आज काफ़ी हद तक खटक रही है कि अदालत ने कल समाअत 11:30 बजे तक मुलतवी की थी। 11:30 बजे तक अदालत ने सिर्फ इस वजह से समाअत मुलतवी की थी कि फरीकैन के जो वकला हैं उनको एक मौका देते हैं, वो लोग तैयारी करके आ जाएँ और हम उनको दलाइल का मौका देंगे और उसके बाद फैसला हो जाएगा। माइंड तो ऑलरेडी मुझे पता था फैसला क्या आना है, क्योंकि मेरी एक अंडरस्टैंडिंग ये हो चुकी थी इस केस के मुतालिक, सबको ही पता था वैसे जी। इस हवाले से यहाँ पर आज जब सुबह रात को ही हम यहाँ से जब उस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, जो हुकूमती इत्तेहाद है उन्होंने बाइकाट का ऐलान किया, जजेस तक भी खबर पहुँच गई थी। सुबह जब बेंच आया 11:30 बजे समाअत के लिए, तो जो मोजेज़ इनके वकला थे, इरफान कादिर और फारूक अशनायक, बैरिस्टर सलाउद्दीन वगैरह भी थे, रोस्टम पर नहीं आए। इन दो ने आकर कहा कि हम इस कार्रवाई का ऐसा नहीं बनेंगे, पार्टी की जो हिदायत हैं उनके मुताबिक हमारा जो क्लाइंट है वो कहता है कि हमने आर्गूमेंट नहीं देना इसमें। उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी खूबसूरती से वहाँ पर प्ले किया। उन्होंने कहा है कि ठीक है, लेकिन आप बैठ जाएं, आप देखें हम क्या करते हैं। आपके इंटरेस्ट की कुछ बात, आपकी इंटरेस्ट की कोई बात है, तो हमें भी लगा कि शायद चीफ जस्टिस कोई नई चीज़ निकाल रहे हैं इसमें से। उन्होंने क्या किया, उन्होंने
उनको आप कह सकते हैं इमोशनल, मुझे ये लगा है कि इमोशनल ब्लैकमेल किया। पहले तो उन्होंने ये कहा है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब आप मेरिट्स के ऊपर हमारे सामने आर्गूमेंट्स करें, और दूसरी जानिब उन्होंने जो कंसाइज स्टेटमेंट्स थे इनके फ्रीकैन ने जो जमा करवाए थे, उनको अली ज़फ़र साहब को कहा कि आप पढ़कर उनके ऊपर भी हमारे सवालात हैं, उनके जवाबात दें। आल दो के जवाबात भी चीफ जस्टिस साहिबान खुद ही दे रहे थे, जजेस साहिबान। हाँ जी, वो कई दफ़ा एक दफ़ा जस्टिस मुनीब अख्तर ने पार्टी पॉलिसी के ऊपर अली ज़फ़र साहब को काफ़ी हद तक कॉर्नर कर लिया, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जस्टिस एजाजुल एहसन ने फिर उनको उधर से निकाला जहाँ पर अली ज़फ़र फंस चुके थे। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आप देखिए ना कि ये कितनी अचंभे की बात थी कि जो पीटीआई के वकील थे उन्हीं से जो उनके मुखालिफ वकला के जो कंसाइज स्टेटमेंट्स थे वो पढ़वाए जा रहे थे, उनके जवाबात लिए जा रहे थे, तो बड़ी अजीबोगरीब वैसे यकतरफा सी समात। अच्छा, मुझे जो समझ आती है इस चीज़ की, वो यकतरफा समात तो थी, वो ये तासुर देना चाह रहे थे कि यकतरफा नहीं है, तो हमने क्योंकि मेरिट्स पर हम अदालत में अदालती फैसले में ये लिख सकें कि हमने मेरिट्स पर भी केस को सुना है और ये एक्स पार्टी फैसला नहीं है, जैसे कि हसन अयूब साहब कह रहे थे, वहाँ तक तो वो बात ठीक है। लेकिन चीफ साहब ये भूल गए कि आम तासुर क्या जा रहा है। आपने एक फरीक को बिठा लिया है, उसने कहा है मैंने आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना, लेकिन आपने उसको मजबूर किया, वो कमरा अदालत में बैठे और आप उसके आर्ग्यूमेंट किसी और वकील से करवा कर उनके ऊपर खुद सवाल कर रहे हैं और ख़ुद ही जवाब भी दे रहे हैं और उसके बाद फैसला महफूज करके फैसला सुना रहे हैं। देखें, जो मामला था इतना कंट्रोवर्शियल नहीं था जितना इन जजेस ने खुद बनाया है। मेरी ये इस पूरे केस की अंडरस्टैंडिंग है। पहले दिन अगर हफ्ते के रोज़ ये लोग सिर्फ आइन और कानून की रोशनी में उस दिन ये रूलिंग उड़ा देते ना, कम से कम फुल कोर्ट का मुतालबा उसके बाद आता भी तो वो बात की बात थी, लेकिन वो मामला वहाँ पर ही ख़त्म हो जाता। इन्होंने पहले तो दूसरी पार्टी को मौका दिया, ये बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश कर रहे थे या क्या कर रहे थे, लेकिन उस सारे मामले के अंदर इन्होंने गाड़ी का इंजन तो खोल लिया। अब गाड़ी का इंजन इनसे बंद नहीं हुआ। जब बंद हुआ है तो आप देख लें अब कितना बड़ा एक बहरान पैदा हो चुका है। अब आगे क्या होगा? अब एक दूसरी जानिब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, वीडियो आपकी काफ़ी तवील होती जा रही है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपने जो रूलिंग डिप्टी स्पीकर उसको तो कलअदम करार दे दिया और आपको देना भी चाहिए था, हम भी यही कहते थे, लेकिन साथ ही आपने जो वज़ीर आला के हल्फ के लिए गवर्नर पंजाब को मजबूर कर दिया है। 11:30 से पहले आप हल्फ दें। मतलब आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि शायद आपको कोई डर है? अदालत को इन मामलात में तो नहीं पढ़ना चाहिए ना। अदालत के सामने जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, अदालत को उनको एड्रेस करना चाहिए। अदालत के सामने क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या था? क्या रूलिंग उनकी ठीक थी या गलत थी? आपने कहा गलत थी, आपने उसको सेट असाइड कर दिया। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली की रूलिंग के वक्त आपने इस तरह की डायरेक्शन तो नहीं दी, माँ सिवाय ये कि आप गिनती करवाएं, वो उस वोटिंग करवाएं। ये इस तरह के कुछ। यहाँ पर तो आपने पूरा इंतजाम किया कि चौधरी परवेज़ लाई सीएम की सीट पर जाके बैठे। ठीक है। और ये अब आज की इस मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मुझे यही लगता है कि अदालत ने अननेसेसरीली उसमें उन्होंने ये किया कि इसको ज़्यादा पेचीदा किया मुकदमे को, और इतना पेचीदा ये था नहीं। पहले ख़ुद मौक़े दिए हैं इन्होंने, उनको फराहम किए हैं कि वो लोग इसके ख़िलाफ़ एक हिकमत अमली तरतीब दे दें। जब उन्होंने हिकमत अमली तरतीब दे दी तो इन्होंने फिर उसको प्रोलॉन्ग करने की कोशिश की। कल फैसला सुना देते और बेहतर था, उससे पहले फैसला सुना देते तो और भी बेहतर था, और आज जब सुबह आए थे उस वक्त फैसला सुना देते तब भी ठीक था। लेकिन आज भी आप देख लें हमने कितना इंतज़ार किया है। हमें तो एक गुस्सा आज इन पे ये भी है कि हमें आपने 11:30 का वक्त दिया, हमें यह आया था कि आप सुनाएंगे फैसला, चलें ठीक है। आपने एक 1.5 घंटा समाअत की, आपने 1 घंटे की ब्रेक ली। हमें यह था कि 1 घंटे की अगर ब्रेक ली जा रही है तो लाजमी तौर पर फैसला ही आएगा। उसके बाद फिर आर्ग्यूमेंट्स हुए, फिर आपने ब्रेक ली, फिर ब्रेक को एक्सटेंड किया, फिर ब्रेक को एक्सटेंड किया, और आपके सामने अब जाकर आप फैसला सुना रहे हैं। आल दो के मामला इतना सादा नहीं है, लेकिन ये सादा था, आपने इसको पेचीदा खुद बनाया। और बाय द वे ये मामला क्रिएट करदा भी तो आपका अपना था, जो आपने 63A की जो आपने रीराइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया, वोट रिजेक्ट करने वाला, ये मामला शुरू भी वहीं से। इसके ऊपर तो कोई दो राय है ही नहीं ना कि 63A को अगर ये रीराइट ना करते और उस वक्त जो इनके सामने एक क्वेश्चन ऑफ लॉ था उसको एड्रेस कर देते, सिंपली डी सीट तक ये इसको महदूद रखते, तो कम से कम इतना बड़ा पिंडोरा बॉक्स आज ना खुलता। बहुत शुक्रिया अदील सरफराज, आपने सुना अदील को। अब आपको कम से कम ये तो क्लैरिटी होगी कि आज किस तरह से मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान इस कंक्लूजन पर पहुँचे जिसके तहत उन्होंने हमजा शहबाज को हटाकर चौधरी परवेज़ लाई को सीएम पंजाब बनाने का हुक्मनामा जारी किया। लेकिन मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस जहाँ पर सियासी इत्तफ़ाक़ राय की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी अपनी अदालत के अंदर ये इत्तफ़ाक़ राय नज़र नहीं आ रहा। आज भी मोअज़्ज़ज़
जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक बहुत ही सख्त खत लिखा है। उसकी तफसीलात हम आपको अपने अगले व्लॉग में देंगे। आप अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।